आज हमारे बीच हमारे गेस्ट के रूप में गज़ल, भजन एवं उपशास्त्रीय गीत गायक मनोज गुप्ता जी हैं। हमारे बीच मनोज गुप्ता जी हैं जो इस गायकी के क्षेत्र में सिर्फ प्रयागराज जैसे क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारतवर्ष में इनका नाम गुंजायमान है। शंभू जलेबी वाले का बेटा कैसे बना भजन गायक, इस पूरी जर्नी को हम जानेंगे सीधे मनोज गुप्ता जी से। मनोज गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है पूरे हमारे इष्ट मित्रों सहित और परिवारों सहित पूरे। जब बात भजन की हो और भजन की जब बात होती है तो निश्चित तौर पर उसमें बात प्रभु श्री राम की होती है। उसमें प्रेम के धनी माने जाने वाले श्री कृष्ण जी की होती है। तो सारे आराध्यों को जो समेटता है वो भजन है जी। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है और सबसे पहली बात कि एक शंभू जलेबी वाले का बेटा कैसे भजन गायकी में उतरा और ढेरों ख्याति प्राप्त कर कर आज भी लगातार उसी पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है, ये जानना चाहूंगा। परिवार में कोई ऐसा संगीत का कोई खास माहौल नहीं था। माताजी जैसे घरेलू गाने सब लोग गाती हैं, वैसे माताजी गाती थी घरेलू गाने। पिताजी को बड़ा शौक था। एक उनको पता नहीं कहाँ कोई महात्मा जी ने एक हारमोनियम भी दिया था, तो सहज करे उनके मन में था कि मेरा एक अगर बेटा होगा तो मैं उसे इस संगीत लाइन में डालूंगा। ये उनकी सोच थी। उनका ऐसा सोचना था कि अगर मेरा बेटा हुआ तो वैसे मैं 12 साल बाद हुआ हूँ तो बड़े तपस्या के बाद जो है ये उनको जी फल प्राप्त हुआ। हाँ। और मेरा अब संगीत में झुकाव इस ऐसा हुआ कि जैसे आप देखते होंगे रामायण रामचरितमानस का पाठ होता है, जी जी। तो रामचरितमानस पाठ होता है, तो अनायास ही उधर मैं आकृष्ट हुआ। और हमारे मोहल्ले में ही श्री कौशल कुमार गुप्ता जी रहते हैं, वो वही हमारे प्रथम गुरु बने। उन्होंने ही मुझे इस क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया। अपने साथ हमेशा ले जाते थे, मतलब तन मन धन हर तरह से वो साथ देते थे। कहीं रामायण हो रही है तो हम लोग कोई बुलाए और चाहे ना बुलाए पहुंच जाते थे, चाहे जितनी रात हो जाए, पानी बरस रहा है, आंधी आ रही है, साइकिल से चले जा रहे हैं, तो वहाँ अगर बैठ गए 9 बजे 10 बजे तो सुबह हो जाती थी, 3 4 बज जाता था। अभ्यास का माध्यम समझ लीजिए वही हमारा है। ना किसी से हारमोनियम सीखा, ना किसी से तबला ढोलक सीखा, वहीं रखा रहता था, हाथ फेरते फेरते बजाते बजाते ये सारी चीजें आ गई और गायन का भी अभ्यास हो गया इससे। एक सवाल कि शंभू जी की जलेबी मीठी या मनोज गुप्ता जी की आवाज? देखिए, आवाज तो प्रकृति की देन है, ऊपर वाले की देन है, वो जैसा आवाज देता है। और जलेबी में तो नेचुरल है ही है चीनी, वो तो कोई भी बनाएगा तो मीठा रहेगा। और मिठास अपने व्यक्तित्व से और ऊपर वाले के आशीर्वाद से और अपनी साधना से उस आता फलीभूत होता है। आ, मनोज जी, ऐसा नहीं लगता कि धीरे धीरे लोग भजन गायकी से दूर होते जा रहे हैं? ऐसा कभी फील हुआ? नहीं, फील होता है, भजन गायकी से दूर होते जा रहे थे, लेकिन इधर फिर लोग भजन की दुनिया में लौट रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये ऐसी विधा है जो कभी समाप्त नहीं हो सकती। आजकल तो देखिए कथाओं के माध्यम से, अगर कथा जो कह रहा है, कथावाचक कोई है, उसका गला अच्छा है, भजन उसने गाया, सारी कथाओं में भजन के माध्यम से, संगीत के माध्यम से अगर उसने कथा की, वही सफल हुआ है। मतलब कह ले कि भजन और धर्म दोनों क्या एक दूसरे के पूरक हैं? बिल्कुल पूरक है। मतलब बिना धर्म के भजन अधूरा और बिना भजन के भजन धर्म के अधूरा है। धर्म। बिल्कुल, आप भजन गाएंगे जब तक
उसके प्रति समर्पित नहीं होंगे, तो आपका वो भजन मतलब दिल से नहीं होगा। आप भजन गा तो लेंगे, देखिए किसी भी गायन में आपको बहुत शास्त्रीय ज्ञान ना हो, बहुत आप आकार, तान, आलाप ना लें, केवल मन से आप हृदय से गाएँ, अपनी भावना से गाएँ। चाहे वो भजन हो, चाहे गज़ल हो, कोई भी गीत हो, गायन हो, अगर भावना से गाते हैं, अपने मन से दिल की आवाज़ निकालते हैं, तो वो अपील करती है, सबके दिलों पर जाती है। जैसे कोई युवा अगर भजन के क्षेत्र में आता है, क्योंकि बहुत कम ऐसे नाम देखने को मिलते हैं, आजकल की युवा जो है फैसिनेटिंग दुनिया या कह लें मटेरियलिस्टिक लाइफ में ज़्यादा भरोसा रखते हैं, या कह सकते हैं रैपिड ग्रोथ में ज़्यादा भरोसा रखते हैं। आपका कहना एकदम सही है और आजकल मैंने कई भजन गायकों को देखा है। सबसे पहली बात देखिए, होता क्या है कि आजकल आदमी पहले सीखता है, सीखना शुरू करता है तो पूरा सीख नहीं पाता। सीखने से पहले ही उसको मंच चाहिए। मंच मिलना अच्छी बात है, लेकिन मंच पर जाने से पहले आप तैयार होकर मंच पे जाइए, तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन आजकल के गायकों में थोड़ा सीखा, थोड़ा-सा गाना आ गया तो तुरंत उन्हें मंच चाहिए और मंच मिल जाए तो तुरंत उन्हें धन चाहिए। तुरंत हम लोगों ने पूरी तपस्या कर डाली, पूरी अ, शायद 10-15 साल के बाद धन की ओर हम लोग आए हैं। नहीं, हम लोगों ने बहुत फ्री सेवा की, निःशुल्क सेवा की। अच्छा, एक और बात आती है जब गायकी की बात आती है, तो एक और तबका है जो ऑर्केस्ट्रा की बात करता है। ऑर्केस्ट्रा लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ऑर्केस्ट्रा केवल उसी को मान मान लिए जो फ़िल्मी गीत चलते थे। ऑर्केस्ट्रा का मतलब जो आपके पास साज-बाज है, तबला, ढोलक, ऑर्गन, ऑक्टोपैड, ये मिला कर के ये ऑर्केस्ट्रा हुआ। अच्छा, मतलब लेकिन ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा लोग मान लिए वो फ़िल्मी गाने जो चलते थे पहले, वो ऑर्केस्ट्रा नाम अब भी चल ही रहा है। ऑर्केस्ट्रा आप कहेंगे तो आपके मन में वही ख़्याल आएगा। अच्छा। हाँ, तुरंत आपके मन में ख़्याल वही आएगा और आज के गायक जो नए आप पूछ रहे हैं, उभर रहे हैं कैसे आजकल वो गाने से ज़्यादा अपने बारे में बताते हैं। जैसे आजकल आप देवी जागरण में जाएँ, माता की चौकी चल रही है, तो एक गाने को 15-15 मिनट खींच ले जाते हैं। उसी गाने को बार-बार ताली बजवाना, हाथ उठवाना, ये सब थोड़े या यूँ कह लीजिए कि जो नहीं अपने गाने से मन मोह पाता, वो केवल उल-जलूल की बातें, इधर-उधर की बातें करके पब्लिक को कैसे आकृष्ट किया जाए अपनी ओर, ये तरीका अपनाता है। और कुछ गायक जो थोड़ा-सा नाम कमा लिए, तो वो अपना गाने से ज़्यादा अपने बारे में बताते हैं। अच्छा, मनोज गुप्ता जी का गायकी क्षेत्र का सबसे बड़ा दर्द क्या है? दर्द देखिए दर्द क्या हम दर्द तो हमें ऐसा कुछ नहीं मिला है क्योंकि हमें सबका सहयोग मिला है। घर से भी भरपूर सहयोग मिला, गुरुओं का पूरा सहयोग मिला। हाँ, ये कभी आपको सुपरसीड कर दिया किसी ने, और जिसको मैंने अपना शिष्य माना, और उसने वो अदायगी न कर कर आपको सुपरसीड करने की कोशिश की या चीट करने की कोशिश करी। मैं नाम नहीं जानना चाहूँगा, लेकिन क्या ऐसी घटनाएँ आपके भी क्षेत्र में होती हैं? बिल्कुल होती हैं। मैंने कई लोग मुझसे सीखे, सीखने के समय तो बड़ा ठीक रहता था, सब कुछ मैंने और एक और बात बता दूँ, मैंने आज तक सिखाने का एक भी पैसा नहीं लिया। जो घर पे सिखाना या किसी के यहाँ जाके सिखाना, आज तक मैंने पैसा लेके नहीं सिखाया किसी को। और कई लोग आए सीखे, कुछ दिन तक जैसे कोई एग्ज़ाम हुआ किसी का या कहीं ऑडिशन देना हुआ, उतनी देर सीखे उसके बाद ऐसा भूल जाते हैं कि लगता है कि हम इनको कभी जानते ही नहीं थे। आके उस समय तक पैर छूना और क्या करना सब कुछ वो रहता है। उसके बाद वो नज़रें चुराने लगते हैं, कहीं बीच में मिल जाएँ तो। मतलब भजन जैसा एक गंभीर गायन क्षेत्र, वो भी फ्रॉड और चीट से बिल्कुल, छूटा नहीं रहेगा। अछूता नहीं रह गया, बिल्कुल नहीं अछूता रह गया। क्योंकि जब लोग भजन सुनते हैं तो पूरी तरह से मंत्रमुग्ध होकर उसमें झूमते हैं, और बिल्कुल उसको ऐसे आत्मसात कर लेते हैं, ऐसा अपने अंदर समा मतलब उतार लेते हैं कि लगता है कि मैं इसमें डूब गया हूँ। भजन देखिए जो भजन गाने वाला है, वो भी डूब जाता है और भजन गाने वाला अगर मन से गा रहा है तो सुनने वाला भी डूब जाता है। भजन की यही विशेषता है। मतलब इतने गंभीर विषय पर भी ऐसे लोग हैं इस क्षेत्र में भी, बिल्कुल है, हैं। मतलब चीट, फ्रॉड और उत्तेजना और तेजी के साथ कामयाबी पाने बिल्कुल, की बिल्कुल, बिल्कुल। उम्मीदें रखते हैं। हाँ, ये है।
एक और एक ट्रेंड चला है, जैसे यूथ की बात करें तो सही बात, हम भारत की बात करें और युवा की बात ना करें तो कुछ हमारी वार्ता अधूरी रह जाए जी। अब युवा की बात करें तो युवा जो पूरी तरह से, एक तो नए नए सॉन्ग, दूसरा जो रैप चला है, इस रैप में पूरी तरह से वो ट्रैप्ड है। तो क्या कहना चाहेंगे, जो लोग रैप बना रहे हैं, क्या वो रैप ट्रैप है एक बच्चों के लिए, या उसमें वाकई संगीत का कोई गुण है? मेरे हिसाब से तो एकदम बकवास है ये। आप देखते होंगे कितने नए गाने आए हैं, रैप आए कि कितने दिन आप उसको सुन पाते हैं, कितने दिन वो रह पाता है कि आपके दिमाग में ये गाना। और वही गाना आप पुराने फ़िल्मी गानों को देखिए, जब भी बजता है वो नयापन ही लगता है। क्योंकि पहले गानों में क्या होता था, पहले उसकी भूमिका देखी जाती थी। गाने पर जो लिखा जाता था, लिखने के हिसाब से उसमें किस तरह का संगीत चाहिए और कौन से वाद्य चाहिए, इन सब का ध्यान रखा जाता था। अब क्या होता है, पहले आप रिदम बना लीजिए, रिदम में कुछ भी आप फिट कर दीजिए। वो मात्रे में आ रहा हो, ना मात्रे में आ रहा हो, उसको तुकबंदी बना करके भी आप फिट कर सकते हैं। लेकिन पहले पूरा हर हर चीज़ का गीतों की मर्म समझाता था जाता था। उसका अ, जो भूमिका होती थी, किस लिए गीत बना है, उसको समझा जाता था, तब जाके उसमें संगीत डाला जाता था, तब उसी तरह से गायक का चयन किया जाता था। वही गायक गाएगा और तब वो जाके आज गाने जो आज पूरे तरह से आज ज़िंदा हैं, इसी वजह से ज़िंदा हैं कि हमारे पुराने फ़िल्मी गाने कभी मर नहीं सकते। चाहे फ़िल्मी गाने हों, चाहे कितने पुराने फ़िल्मी भजन हैं, हर तरह के। और भजन भी जो चाहे हरिओम शरण जी ने गाया, जलोटा जी ने गाया, किसी ने भी गाया, आज अमर है वो भजन, जब भी सुनो। हाँ, देखिए नयापन करना कोई गलत बात नहीं है। आप उसमें नयापन कर सकते हो, नयापन करना, लेकिन उसकी आत्मा को मत तोड़िए। आप जैसे रिदम थोड़ा-सा स्लो चल रहा है, आप उसमें उस हिसाब से आप रिदम थोड़ा-सा घटा-बढ़ा सकते हैं, रिदम का वेरिएशन कर सकते हैं। कुछ नयापन करना है तो ऐसे करिए। क्या एक गायक जो है, उसको कोई वाद्य यंत्र भी आना ज़रूरी है, या बिना वाद्य यंत्र की जानकारी हुए भी लोग गायन क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं? बहुत देखिए, वाद्य यंत्र की जानकारी तो बहुत ज़रूरी है। बजाना ज़रूर आना चाहिए और आगे बढ़े हैं लोग, ऐसा नहीं कि बिना वाद्य यंत्र सीखे नहीं बढ़े हैं। लोग बढ़े हैं, लेकिन फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता। अगर आपने वाद्य सीखा है, वाद्य आपके हाथ में है, तो आप फुल कॉन्फिडेंस में रहेंगे। यानी कि एक गीतकार के लिए, भजन गायक हो, चाहे उपशास्त्रीय संगीत गायक हो, चाहे वो शास्त्रीय संगीत के गायक हो, किसी भी फॉर्मेट में गायन और वादन दोनों चीज़ों का मिश्रण होना ज़रूरी है। ज़रूरी है, ज़रूरी। भाई गायन, वादन, नृत्य त्रयम संगीत मुच्यते। तीनों को मिलाकर के ही संगीत कहा जाता है। केवल गायन को या केवल वादन को या केवल नृत्य को संगीत नहीं कहा जाता। संगीत का मतलब तीनों मिक्स है। आप गायन, वादन, नृत्य कह सकते हैं। अच्छा, संगीत में तीनों समाहित है। अच्छा, सबसे ज़्यादा वो कौन-सी बात जो आपको गायकी क्षेत्र में लेकर आई? वो कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपको मतलब इंस्पायर किया और आपने कहा कि नहीं, हमको गायन क्षेत्र में अब जाना ही जाना है, और ख़ासकर आपने भजन गायकी को क्यों चुना? जैसा मैंने शुरू में आपसे बताया था कि रामचरितमानस पाठ का ही पूरा प्रभाव पड़ा है मेरे ऊपर। वही प्रभाव पड़ा है और आज तक हम वही सीख वही सीख आज तक मेरे ऊपर ज़िंदा है। वही मुझे मार्गदर्शन प्रदान करती है। 8-8 घंटा जो बैठना, कुछ बजाना, गाना, वही अभ्यास बन गया और भजनों की तरफ झुका हुआ है। जलोटा जी के भजनों को सुन-सुन करके काफ़ी समय तक मैं केवल उन्हीं के भजन गाता था। मतलब ये कह लें कि आप एकलव्य हैं, और जो जलोटा जी जो है आपके गुरु हैं, हाँ, जो बिना शुरुआत में भजन के ओर झुकाव जो गया एकलव्य बना हाँ, है। और इसलिए आज उनका बड़ा सहयोग भी मिल रहा है मुझे, बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं, कई बार मिल चुके हैं, आशीर्वाद भी दिया। मेरे जन्मदिन पर वो वीडियो संदेश भी भेजते हैं। तो मैंने नहीं सोचा था कि इतना भी होगा।
लेकिन अच्छा, सबसे पहला अगर बात करें आपकी मेमोरी लेन की, तो सबसे पहला मंच आपको कहाँ पर मिला? सबसे पहला मंच जब आप पहली बार मंच पर गए, वो कहाँ मिला और कैसा लगा उस मंच पर जाकर? मतलब मंच आपको लोकल स्तर का या कोई भी एक मंच जो आपको पहला कोई भी मंच, चाहे वो स्कूल स्तर का हो, चाहे वो शुरू में तो स्कूल स्तर का ही मंच मिला है। मतलब स्कूल क्षेत्र से ही आप हाँ, अपनी दुनिया में जी, जी, जी। बैच चले। हाँ, स्कूल क्षेत्र से। और सबसे पहला अगर हमारा अंतर्राष्ट्रीय मंच कहीं उसको कहा कहा जा सकता है, ये 92 में प्रथम दक्षिण एशियाई सार्क महोत्सव हुआ था, रंगभवन मुंबई में। जी, जी। तो उस दिन बांग्लादेश की तरफ से शहनाज रहमतुल्लाह थी और हम लोग का एक ग्रुप था संगीतांजलि, पंडित अनुपम राय जी हमारे गुरु। अच्छा, हाँ, तो उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने भारत की ओर से प्रस्तुति दी थी। एक बात और कि हमेशा ये कहा जाता है कि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपकी अर्धांगिनी जी ने आपका कितना सहयोग किया इस क्षेत्रों में? ने पूरा का पूरा सहयोग किया और वो ऐसी जगह से हैं भी, विंध्यवासिनी मंदिर के ठीक बगल में उनका घर है, ठीक बगल में। घरेलू गाने वो भी गाती थीं। उनका भी पूरा सहयोग रहा और मेरे घर का तो पूरा सहयोग रहा ही, मेरे जितने जानने वाले हैं, कभी किसी ने मुझे डिमोलाइज़ नहीं किया। सबने हमें बढ़ाया ही है। मुझे इसकी शिकायत किसी से नहीं है। मतलब सब मतलब इसमें एक अगर हम परसेंटेज की बात की जाए सबके सहयोग में, तो आप अपनी धर्मपत्नी को कितना परसेंट देना चाहेंगे पूरे सहयोग में? नहीं, 50% तो देना चाहूँगा। 50% देना चाहेंगे। बच्चे आपके कैसे आपको देखते हैं? बच्चे बच्चे दोनों बच्चों को शौक है, लेकिन उन्होंने इस विधा को नहीं अपनाया है। हाँ, और गाते दोनों हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी मंच पे नहीं गाते। स्कूल टाइम में दोनों ने गाया है, कॉलेज टाइम में भी गाया है। आपके जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहा है? सबसे बड़ा अचीवमेंट तो बाहर जितने कार्यक्रम में गए, अपने शहर से बाहर जाना, एक तरह से पूर्वोत्तर को छोड़ करके आज तक मैंने लगभग भारत के हर हिस्सों में कार्यक्रम किया। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा और अचीवमेंट सबसे पहला तो 2002 में 2003 में संगीत नाटक अकादमी दिल्ली द्वारा जूनियर फेलोशिप प्रदान की गई थी, जो अचीवमेंट के रूप में कहा जाए। और उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की तरफ से जब आए थे उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी, उनके सामने गाने का मौका मिला। फिर सैफई महोत्सव में गाने का मौका मिला, फिर दोबारा फिर गए, मतलब 6-7 बार गए वहाँ। 7वीं बार गए तो कलाम साहब के समय उपराष्ट्रपति जो हमारे हम जैसे हम आप बैठे हैं, बस इतनी दूर पे उनके सामने गाने का मौका मिला और इसी तरह इतनी ही दूर पे कोविंद जी के सामने गाने का मौका मिला। मतलब ये कह लें कि इस संगम नगरी प्रयागराज में मतलब भजन की बात करें, तो क्या कोई ऐसा भी नाम है जो आपसे पहले उभरा और उसको आप अपनी प्रेरणा मानते हो? लोकल स्तर पे तो नहीं प्रेरणा मानते किसी को। हम हमारी प्रेरणा शुरू से ही जलोटा जी रहे हैं और लोग मुझे प्यार से जूनियर जलोटा बोलते भी हैं। ये तो बड़ी अच्छी उनके बात। सामने जब हमने सुनाया तो वो भी बड़ा प्रसन्न हुए। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि ये जूनियर जलोटा है, तो बड़ा मुस्कुराए वो को। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि भजन को छोड़कर कोई और दूसरे ट्रैक पर कभी आपने गीत गाया? बिल्कुल गाया। मैंने स्कूली बच्चों के लिए भी शिक्षा विभाग की ओर से भी कई कैसेट तब बनते थे। उसमें स्वर दिया, सांस्कृतिक केंद्र की ओर से गंगा गीत का कैसेट बना था, उसमें स्वर दिया और बाकी मेरे एल्बम एचएमवी सारेगामा से रिलीज हुए थे, रटेंगे राधे राधे और भजवन गोविंदा। और बाकी ऐसे करते-करते फिर बा हम लोगों ने जब स्टेज शो शुरू किए, तो स्टेज शो में हर जगह तो भजन चलता नहीं, तो वहाँ पर गज़लें भी गानी पड़ती थी, पुराने फ़िल्मी गीत गाने पड़ते थे। किसी ने भोजपुरी की फ़रमाइश कर दी, वो भी गाने पड़ मंच पर जाता हूँ तो फ़रमाइशें आती हैं, तो मैं 99% कोशिश करता हूँ कि वो फ़रमाइश पूरी हो जाए। एक और चीज़ है मनोज जी कि जब हम बात संगीत की करते हैं तो नृत्य भी उसमें शामिल होता है। लेकिन जो आज का नृत्य है,
वो संगीत को प्रभावित करता है, या कह लें कि नृत्य से संगीत प्रभावित हो गया है? देखिए, अगर आप आज़माइए, कहीं नृत्य का कार्यक्रम हो रहा और कहीं गायन का कार्यक्रम हो रहा। ये तो एक कटु सत्य है कि नृत्य के कार्यक्रम में ज़्यादा भीड़ जाएगी। संगीत में हाँ, थम जाए। हाँ, बिल्कुल, ये तो कटु सत्य है। नहीं, जिस तरीके के संगीत बन रहे हैं, क्या उससे भी ज़्यादा जो मैं कहते वल्गैरिटी जो है, उसके नृत्य में है, या नृत्य में वल्गैरिटी भरने के बाद संगीत को उस तरह से वल्गर बनाया जाता है? संगीत को वल्गर दोनों के माध्यम से बनाया जाता है और ये अपने अब शुरू हुआ है। पहले भोजपुरी गानों को जबकि भोजपुरी इतना मीठा गायन शब्द है, इतनी मीठी बोली है, उसको इतना तोड़ मरोड़ के और इतना अश्लील करके पेश किया गया कि लोगों का धीरे धीरे, इधर के लोगों का भोजपुरी से झुकाव हटता गया। और उसके बाद फिर जो डांस आजकल चलन है, फिल्मी गाने को अधनंगा डांस कहा जाए उसको, मतलब शरीर दिखाने का ज़्यादा होड़ रहती है, अपना कला दिखाने की होड़ नहीं रहती। इस पर कभी किसी मंच के माध्यम से आपने क्या कभी आवाज़ उठाई या बोला ऐसा कि ऐसी चीज़ों को नहीं होना चाहिए? मैंने आवाज़ भी उठाई, मैं मंच छोड़ के भी गया। अच्छा। हाँ, मंच छोड़ के गया, मंच से। और हम लोग मंच पर बड़ी सादगी से, शालीनता से, आज तक मैंने जब से भी शुरू किया है, लगभग 38 वर्ष हो गए मुझे कार्यक्रम करते हुए। तो मैंने कभी भी वल्गर गाने या वल्गर मंच या किसी असामाजिक लोगों के सामने ऐसा कोई समझौता नहीं किया। अपने गायन से, अपने मन से कोई समझौता नहीं किया। चूँकि आप राष्ट्रीय स्तर पर हर एक बैच को लगभग साझा किए हुए लगभग जितने महोत्सव ऐसे तमाम म्यूजिशियन आपसे मिलते होंगे, तमाम ऐसे गीतकार मिलते होंगे, संगीतकार मिलते होंगे। क्या कभी ऐसे रूबरू नहीं हुए, किसी से रिक्वेस्ट नहीं की यार आप किसी चीज़ों की आत्मा पर सीधे आघात कर रहे हैं? ऐसे लोगों से तो मुलाकात मेरी नहीं हुई, जो आत्मा पे आघात कर रहे हैं। बाकी मैंने जरोटा जी के साथ मंच साझा किया, उनके पिताजी के साथ मंच साझा किया, अनुराधा पौडवाल जी के साथ मंच साझा किया, साथ ही में बैठ के गए। और अभी बनारस में मंच साझा किया हमने सुरेश वाडेकर जी के साथ। और सबसे बहुत पहले पंकज उदास जी, मनहर उदास जी के, मनोहर उदास जी के साथ एक बैद्यनाथ कंपनी वाले कार्यक्रम करवाए थे। उनके साथ एक तरह से देखा जाए तो किसी सेलिब्रिटी के साथ पहला मंच उनके साथ साझा किया था। तो उसके बाद कई कैसेट निकला, जिनमें साधना सरगम जी के साथ भी डुएट गाया मैंने, विनोद राठौर जी के साथ भी डुएट गाया। मैंने देखा है कि कभी-कभी लोग भजन में भी कुछ रैप डालने की कोशिश करते हैं। डालें, लेकिन वो अपील नहीं करेगी, यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। थोड़ी देर के लिए आप लोगों को झुमा देंगे, वो कर देंगे, लेकिन हमेशा दिल में नहीं रहेंगे आप। मतलब आपका अगर हम कहें कि जो नए संगीतकार हैं या नए गीतकार हैं, इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो युवा पीढ़ी हमारी उस ओर जाना चाह रही है, उसको क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला मैसेज तो यही है कि सबसे पहले सीखें। बिना सीखे कोई भी चीज़ मंच पर तो जाना ही नहीं है। सीख करके पूरा जब कॉन्फिडेंस आ जाए, तो धीरे-धीरे मंच का वो शेयर करें और ऐसे गीतों का चयन करें जो हम आम लोगों के बीच में, परिवार के बीच में बैठ करके, और जब भजन गा रहे हैं तो मन लगाएँ कि अगर हम भजन गा रहे हैं, सामने जिनका भजन गा रहे हैं उनकी तस्वीर सामने रख करके, तब हम मन में तस्वीर रखें। आप फ़ील करिए कि हम सामने वो राम जी हैं, श्याम जी हैं, भगवान शंकर हैं, हनुमान जी हैं, जिनका भी भजन गा रहे हैं, उसी मन से आप गाएँगे, तो आपको भी आत्मिक संतोष मिलेगा और जो सुनने वाला है, उसे भी हल एक मिल। और आजकल चीज़ चली है बड़ी साइंटिफिकली लोग कहते हैं, प्रूवन है कि माइंड हीलिंग विथ म्यूज़िक हुँ। एंड अवेकन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड विद म्यूज़िक। तो ये जो चीज़ें हैं, तो क्या ये सिर्फ़ इंस्ट्रूमेंटल चीज़ों से होती है या फिर कुछ म्यूज़िक से होती है, या भजन उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा किसी की माइंड हीलिंग में? गायन से भी हो सकता है, वादन से भी हो सकता है। आजकल वादन में भी हर तरह का कितने प्रयोग किए गए हैं रागों के माध्यम से। किस राग से ये बीमारी दूर होती है, इस राग से ये बीमारी, कई रागों पर
शोध हुआ है और उसका फल भी देखने को मिला है। मतलब कि रागों से हम बीमारियों बिल्कुल, इलाज भी कर सकते बिल्कुल, बिल्कुल। तो राग क्या कोई सच्चा हो, ऐसी आपका सुर सच्चा हो। क्या ऐसा कोई भजन है आपकी लिस्ट में जिसको इंसान को हर एक व्यक्ति को कम से कम जैसे सुबह लोग महामृत्युंजय मंत्र या कोई भी ऐसा संगीत सुनते हैं भजन यदि कि भक्ति से संबंधित है तो क्या कोई ऐसा हीलिंग भजन या ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग या ऐसा कोई गीत जिसको हर एक व्यक्ति को कम से कम 2-4 मिनट सुनना चाहिए जो उसको एक पीस दे एनर्जी दे और एक सही डायरेक्शन में बढ़ने का एक मोटिवेशन दे। बिल्कुल सुनना चाहिए। हमारे यहाँ भी सुबह-सुबह मंत्र लग जाता है, जो माहौल को पूरा क्रिएट करता है और कभी-कभी इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं जैसे संतूर है, जी जी सितार है, जी बांसुरी है। जी इन सब का या दोनों का तबला और संतूर का डुएट, तबला और सारंगी का डुएट, ये सब वास्तव में चाहे कोई माने चाहे ना माने आत्मिक सुख प्रदान करता है और पूरे माहौल को एकदम ऊर्जा से भर देता है। ये कोई प्रयोग करके देख ले, मेरा दावा है। हम चाहेंगे कि 2 लाइन हमारे व्यूअर्स के लिए जो आपका सबसे प्रिय भजन हो मैं चाहूंगा 2 लाइन आप उसकी जो है हमें भी गाकर सुनाएं। वैसे तो मुझे सारे अपने गीत जो भी मैं गाता हूँ सब मुझे प्रिय हैं। फिर भी आपके प्रिय में से कोई अति प्रिय हमारे लोगों के लिए हम लोगों के लिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का। आपका सबसे फेवरेट पुराना गीत कौन सा है जो लगभग 90 के दशक से पहले का वो कौन सा गीत जो आपको बहुत पसंद आता हो। तुम मगर साथ देने का वादा करो। मैं चाहूंगा कि आप अपनी आवाज में इसे हम लोगों को भी। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं, तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहूं, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। आपको नहीं लगता कि युवा पीढ़ी को भी कुछ पुराने गीतों से अटैच रहना चाहिए जितनी हद तक वो डिटैच हो चुके हैं। अगर पुराने गानों से अटैच रहेंगे तो उनका नया गाना भी कामयाब होगा। उन पुराने गानों से उन्हें सीखने को ही मिलेगा और उनमें एक सुधार आएगा, एक अभ्यास का क्रम आएगा। कैसे गाना चाहिए ये उन्हें पुराने गानों से ही पता चलेगा। आजकल जो लोग गूगल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी चैट जीपीटी से भी लोग गाने और म्यूजिक और कंपोजिशन जो तैयार कर रहे हैं बिना मेहनत के उनको चीज़ें मिल जा रही है और कई बार लोग जो बेसुरी आवाज़ है उसको कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सही कर कर उसको पब्लिश भी कर दे रहे हैं हाँ, तो और वायरल भी हो जा रहे हैं। 50% हो रहा है ये, अब तो 50% हो रहा है। तो क्या ये कितना इस इंडस्ट्री के लिए कितना घातक है और उस गायन क्षेत्र में कितना ज़्यादा। इंडस्ट्री के लिए तो घातक नहीं कह सकते, इंडस्ट्री को तो नयापन चाहिए ही। कम समय में उसका अच्छा काम हो जा रहा है, उसको मार्केट मिल जा रहा है। घातक उनके लिए जो सीखने वाले हैं, वो जो उनका क्रियात्मक जो था वो सब खत्म होता जा रहा है। जैसे पहले घर पे मोबाइल लैंडलाइन था, हम सबको नंबर याद रहते थे। जी अब मोबाइल आ गया है, सब नंबर फीड है, अपना भी नंबर कभी कभी नहीं याद रहता। यही चीज होता है, जो क्रियात्मक ढंग होता है वो खत्म हो जाता है, जो हमारी कुछ करने की क्षमता बची होती है। चीज अच्छी आई है इसमें, नो डाउट, लेकिन बस यही है कि अपनी कमियों को हम क्यों छुपाएं। अगर उन कमियों को दूर कर सके तो सबसे ज्यादा वो अच्छी बात है। मतलब आपके हिसाब से जो
एआई टूल्स हैं जो जैसे हम बात करें चाहे चैट जीपीटी की, जेमिनाई की, या और भी बहुत सारे ऐसे टूल जो सीधे म्यूज़िक के लिए बने हुए हैं, उनका इस्तेमाल करने से पहले इंसान कम से कम अपने, या जो भी गीतकार हैं, वो बेसिक फंडा उनका बिल्कुल, बिल्कुल। बेसिक फंडा क्लियर होगा तो सब कुछ कामयाब होगा। अब जैसे मेरे अंदर एक कमी है, मुझे बताने में कोई हिचक नहीं। मेरे साथ जैसे मैं अब शुरू से छोटेपन से ही हारमोनियम लेके गाने की आदत पड़ गई। अगर हारमोनियम हाथ में नहीं होता, हारमोनियम बजे ना, केवल हम ऐसे रखे रहें हाथ, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है और बिना हारमोनियम के मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये मेरी कमी है। ऐसे जो 7 सुर है सारे गामा, हाँ। तो ये क्या गले को साइंटिफिकली खोलने के लिए या इसकी एक्सरसाइज के लिए क्या बहुत अच्छा प्रयोग है, या इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो सारे गामा से भी ज्यादा ऊपर और बेहतर हो सकती है? नहीं देखिए, है जो सब वही 7 सुर के अंदर ही। चाहे आप तान के माध्यम से करिए, चाहे आलाप के माध्यम से करिए। हम सारेगामा पा धा नि सा जो बोलेंगे, अगर आलाप के माध्यम से बोलेंगे तो हमारा गले की तैयारी अच्छी होगी, मतलब हम स्पष्ट जो निकलता है। तान भी जैसे हमको कोई गाने में खींचना हुआ, तान लेना हुआ, तो तान का अभ्यास होता है, आलाप का अभ्यास होता है, कर्ण, मुर्की, कई चीज़ उसमें मायने रखती है। भाई सुर तो 7 है ना, लेकिन शुद्ध सुर पूरे कुल सुर 12 होते हैं। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी तो 7 हो ही गया। रे शुद्ध हुआ, रे कोमल भी हुआ। गा शुद्ध है, गा कोमल भी है। मा शुद्ध भी है, मा तीव्र है। धा शुद्ध भी है, कोमल है। नी शुद्ध है, कोमल भी है। तो इस तरह मिला करके आप 12 हो जाएगा। मतलब 7 शुद्ध स्वर, 5 विकृत स्वर माना गया। रे गा धान, रे गा मा धा नी। अच्छा, एक और चीज कि जब बड़े बड़े कॉन्सर्ट होते हैं, जैसे आईपीएल है या फीफा वर्ल्ड कप है, या ऐसे बड़े आयोजन जहाँ पे धूम धड़क्का होता है, वहां पर क्या रीजन है कि भजन को इनवाइट नहीं किया जाता है? क्या आपने कभी इस पर कोई शोध की, आपका विचार आया? सीधा सा विषय देखिए, वहां पर आप ध्यान लगा नहीं सकते। वहां तो पल 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 भटकता है ध्यान। गेंद इधर गई, गेंद उधर गई, बल्ला उधर, तो हम ध्यान लगा ही नहीं पाएंगे भजन में। तो वहां पर तो वही जो रैप है और डिस्को है, यही सब चलेगा, क्योंकि उस समय आदमी दूसरे मूड में रहता है। वहां भजन के मूड में कतई हो ही नहीं सकता कभी। मतलब कि जैसे कह सकते हैं कि शराब और दूध का मिलन नहीं होता है, हाँ, वैसे उसका मिलन कभी नहीं हो सकता। मतलब उसी तरह से तड़क भड़क और भजन का मेल नहीं हो नहीं, नहीं, सकता है। नहीं। भजन भी आप बढ़िया, आप उसको रिदमिक करिए, कोई पूरा ऑर्केस्ट्रा कर लीजिए, उसमें शामिल करिए, तो भजन का भी सुंदरता बढ़ती है, ऐसा नहीं है। लेकिन लोग ऐसा इनवाइट नहीं कर रहा से बच्चों पर कि भजन भी लोगों से रूबरू कराया जाए। आजकल देखिए पूरा केवल साज़ों का कार्यक्रम होता है, कई साज़ों को मिला करके उसकी प्रस्तुति वो भी इफ़ेक्टिव होती है, बिना गायन के। तो संगीत को प्रयोग करना कैसे है, ये अपने ऊपर है कि कैसे। आपने बहुत लंबी लाइफ की जर्नी कवर की है इस क्षेत्र में, बहुत तमाम मंच गए। क्या कोई ऐसी, मतलब ऐसा कोई इंतजार, कोई ऐसी उम्मीद, या कुछ ऐसा रह गया है जिस पर आप उम्मीद, जैसे होता है ना कि एक लक्ष्य हमारा कि कम से कम यहाँ पे भी मुझे एक बार जाने का अवसर चाहिए, मतलब जाना चाहते हैं वहां पर, अपने सुरों की आ, मतलब सुरों का साज जो है अपना बिखेरना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, और उस मंच आपके लिए बहुत डिजर्विंग हो और आप उस पर जाना चाहें एक बार? नहीं, बिल्कुल कौन नहीं जाना चाहता। ब जो टेली फ़िल्में हैं, धारावाहिक 1-2 में और टेली फ़िल्मों में तो मैंने गाया भी है। लेकिन अब तमन्ना है कि शायद कोई ऐसी फ़िल्म मिल जाए, जिससे पहचान एक, क्योंकि पहचान तो केवल एक गाने से बन जाती है। जी। इसके बाद आप कितने भी कुछ करिए, कुछ भी करते रहिए, एक गाना आपका अगर हिट हो गया कोई, तो आप हमेशा के लिए कामयाब रहेंगे, मशहूर रहेंगे। अदनान सानी है, वो भी एक गाने से हिट हुए। लकी अली हैं, उन्होंने भी। सबका एक गाना उसको हिट करवा दिया। तृप्ति जी देखिए अपने यहाँ की हैं, जी। उनका एक गाना देखिए हिट हो गया, तो कभी राम बन ना, कभी श्याम बन। तो इसलिए उसके इंतजार में है कि शायद कब मतलब ऐसा ऐसे कुछ कहते हैं, जैसे एक मूवी थी किक, किक की लाइफ में किक मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। तो एक किक का आपको भी अभी इंतजार है। कि एक मूवी में जाएं आप और वो हिट हो जाए, हिट हो जाए। कि लोग उसको अपनी जुबान पर
गुनगुनाएं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे यार रहमान साहब का खैर उनकी तो मैं बात करूँ तो वो इतनी ज़्यादा जगह पर उनके म्यूज़िक गए हैं कि वो हर लगभग हर उनकी जो भी म्यूज़िक रहे वहाँ लोग गुनगुनाते ही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन कौन-सा एक सॉन्ग मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो एक तो उन्होंने जो एयरटेल की ट्यून दे दी, वो उनका हो गया। एक उन्होंने जो अ, चल छैया छैया हो यहाँ, वो हमको लगता है बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा उनका। और वहीं से क्योंकि हर एक व्यक्ति को, जैसे हम आपकी इस पूरी जर्नी में ब्रेक वाला पॉइंट माने कि जहाँ से होता है ना कि एक आदमी चलता रहता और एक उसको ब्रेक मिलता, थोड़ा सा ग्राफ बिल्कुल, उसे बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो कौन सा मोमेंट था जो आपको एक ब्रेक दिया? ब्रेक देने का मतलब देखिए, ये जो जितने महोत्सव होते हैं, आप कहीं भी हम जैसे आपके यहाँ आए हम कार्यक्रम किए, वहाँ 4 लोग रहे, उन्होंने सुना, उनका कोई कार्यक्रम हुआ, आपका कार्यक्रम अच्छा लगा तो उन्होंने संपर्क किया, उनके यहाँ गए तो ये ऐसे चैन बनती चली जाती है। जितने महोत्सव में गए, हर तरह से वे महोत्सव में भी सबको नहीं भेजा जाता, वहाँ भी अधिकारी रहते हैं, प्रोग्राम ऑफिसर रहते हैं, जी। तो उनको देखना पड़ता है कौन कलाकार पब्लिक को बांधे रखने में सफल है। अब प्रस्तुति उसकी अच्छी है, बीच में कोई भौंडापन नहीं है, सुर ठीक लग रहे हैं। तो ऐसे करते-करते मैंने अपनी जगह बनानी शुरू की। तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से आज जितने भी महोत्सव हैं, लगभग सब में परफॉर्मेंस कर चुका। आपका सबसे पहला और सबसे बड़ा मंच कौन-सा था? सबसे मंचों की बात की, जैसे मैंने बताया ना कि वही प्रथम दक्षिण एशियाई सार्क महोत्सव अच्छा, मुंबई। सबसे बड़ा मंच, सबसे पहला मंच वही था। हाँ, बड़े मंचों में सबसे पहला मंच वही। बड़े मंचों में सबसे पहला मंच वही था। एक आपसे एक आखिरी सवाल ये, फिर उसी युवा पर जिसको जैन जी कह ले, जो पूरी सल्तनत को पलट देने की ताकत रखता है, जी, पूरे हवाओं का रुख मोड़ देने की ताकत रखता है हमारा युवा। जी। चूंकि भारत को विश्व का सबसे युवा देश कहते हैं, इस युवा के लिए संगीत से वो क्या प्रेरणा ले सकता है, भजन को कैसे अपने ग्रोथ में शामिल कर सकता है, और कैसे ये जो माइंड हीलिंग का गेम है और सारी चीजें हैं, ये कैसे इसको एक एनर्जी बंडल के रूप में इस्तेमाल करके वो अपनी लाइफ को एक ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ में चेंज कर सकता है। जी, इसके लिए तो परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे परिवार में वैसा माहौल नहीं है, हमारे माता-पिता या भाई-बहन अ, नहीं उस तरह कर पा रहे हैं, तो वो जिस क्षेत्र में जैसे देखेगा वैसे ही आगे बढ़ेगा। ये हमारे परिवार की ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को कैसे इधर ना मोड़ करके, हर घर में देखिए पूजा-पाठ लगभग सब में होता है, उनको शामिल करवाना चाहिए। पहले पूजा की ओर झुकाओ, कि कम से कम भगवान के सामने कुछ नहीं तो 2 मिनट हाथ जोड़ करके एक दिया जला दिया, अगरबत्ती जला दिया, कुछ चल के सिर झुका करके, तब उनको एक आदत पड़ेगी, धर्म प्रति थोड़ा-सा, तब धीरे-धीरे करके फिर उनके मन में भजन के प्रति झुकाव। जैसे मैंने शुरू बताया कि सुबह घर में भजन लगा दिए, मंत्र लगा दीजिए, इससे भी वो मोटिवेट होंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर। अरे! हमें भी बहुत अच्छा लगा। मनोज गुप्ता जी थे हमारे साथ, और काफ़ी बात हुई इनसे। भजन की मूल आत्मा को अगर हमने जाना तो मनोज गुप्ता जी में वो चीज़ें हमें दिखी, समझी और हमने जानी। और अगर आप भजन के क्षेत्र में कुछ उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि मनोज गुप्ता जी को ज़रूर सुनें, उनको देखें। वो यूट्यूब पे भी उपलब्ध हैं, वो फेसबुक पे भी उपलब्ध हैं, और वो हमारे शेर सिंह वॉइस पॉडकास्ट में भी उपलब्ध रहने वाले हैं। तो हम चाहेंगे कि आगे इनकी जर्नी आगे ऐसे ही बढ़ती जाए, और साथ ही साथ जो एक इनको ब्रेक का इंतज़ार है, एक बड़े ब्रेक का, वो उनको मिले, हमारी शुभकामनाएँ हैं। और एक ऐसा वायरल और ट्रेंडिंग भजन भी भारत में डेवलप हो जाए, जिसको लोग दिन रात गुनगुनाना शुरू कर दें, और सिर्फ यहीं तक न रुके ये कारवां। जैसे हम 90s के गाने को आज भी ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं, उसी तरह आपका भी भजन पूरी तरह से हर युवाओं, हर माता बहनों, और पूरे सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में
इसकी गूंज जानी चाहिए। धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं भी आपके श्रोताओं को, दर्शकों को नमस्कार करता हूँ कि आप ये चैनल हमेशा देखें, सुनें, और जैसा आपने कहा है, मेरा पूरा सहयोग रहेगा। कभी आपको मौका लगेगा तो मैं सारे, कम से कम साज-बाज के साथ कुछ भजनों की रिकॉर्डिंग कर दूँगा, तो वो आप प्रसारित करिएगा। बिल्कुल से। मनोज जी, मैं आपको बधाई देना चाहूँगी। 16 मार्च 2026 को आपकी जो उपलब्धियाँ हैं, उसमें एक और उपलब्धि जुड़ गई, जी। जो आपको ये सम्मान मिला। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा जी। अकादमी सम्मान मिला है 2023 के लिए। इस बार 4 साल का इकट्ठा मिला है, तो अपने प्रयागराज से 5 लोगों को मिला है। तो जब एक अवार्ड मिलता है, एक रिवॉर्ड मिलता है, तो एक साथ-साथ एक ज़िम्मेदारियाँ भी लेकर आता है। देखिए, ज़िम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। आप माला कहीं पहन लें, कोई सम्मान ले लें, कोई भी सम्मान मिल जाए, तो हमेशा कुछ उससे अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। आप उससे पीछे नहीं आ सकते फिर आप। आपको जैसे सम्मान मिला, फिर अब लगेगा कि हम और अच्छा क्या करें और अच्छी क्या उपलब्धि हासिल करें कि ये सम्मान, इससे भी बड़ा सम्मान मिल सके। अभी तो यूपी गवर्नमेंट का मिला है, आगे भारत सरकार का भी इसमें होता है, संगीत नाटक अकादमी दिल्ली का, और कई विभागों का होता है, तो हमेशा आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलती है, इससे एक मिल जाता है। वैसे सम्मान तो बहुत मिले हैं, लेकिन ये सम्मान अपने आप में एक मायने रखता है। एक बहुत बड़ा नाम, या कह लें कि पूरी तरह से हिमालय पर्वत संगीत की दुनिया का, रविंद्र जैन जी। उनका तो बहुत आशीर्वाद मिला मुझे। हर तरह से जब भी आते थे, अपने पास बिठाते थे, और जब जैसे कोई कार्यक्रम में यहाँ आए, तो उनकी विशेषता थी कि जहाँ जाते थे उस कार्यक्रम के लिए 8-10 लाइन ज़रूर वो लिख के गाते थे। तो मुझे कई बार सौभाग्य मिला, बोले बेटा यहाँ का क्या-क्या मशहूर है? सब मैं बताता गया, बोले लिखो, लिखो, मैंने लिखा भी। उन अपने अंतिम समय जब वो विदा हुए यहाँ से, तो उसके ठीक 3 महीने पहले एयरपोर्ट जा रहे थे, यही समय था, होली का ही समय था, और हमने उनसे निवेदन किया, दादा घर पे भी आप आइए कम से कम। तो बेचारे मतलब चल नहीं पा रहे थे, शरीर भी भारी है और पाँव में थोड़ा-सा तकलीफ थी। घर पे किसी न किसी तरह उनको लाया गया, बैठे फिर 1 डेढ़ घंटा बिताया उन्होंने, सब गुझिया, पापड़ खाया भी, माताजी ने पैक करके भी दिया, मैंने अपने हाथ से उन्हें खिलाया। तो वो क्षण कभी भूलने वाला नहीं है, कि इतने वास्तव में जो हिमालय कहा है आपने, हिमालय थे ही वो। चूँकि भई अगर हम जब भी इस संगीत की दुनिया की बात करेंगे, गायकी की दुनिया की बात करेंगे, तो निश्चित तौर पर एक कह लें कि ध्रुव तारा। बिल्कुल ध्रुव तारा। अब जैसे रवि जी के निर्देशन में मुझे गाने का मौका मिला जयपुर में, रवि जी जो फ़िल्म बने हैं संगीत के, तो मौके बहुत लगे, लेकिन बस कुछ लोग कहे कि आप बाहर चले जाइए, लेकिन जब आदमी पारिवारिक उसमें बंध जाता है, हमारा कोई बहुत ऐसा परिवार भी नहीं था कि हम छोड़ के जा सकें। बड़े अभाव में हम भी पले हैं। तो इसलिए थोड़ा-सा लगता है कि पहले अब हो गया तो ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, तो बाहर टिकने रहना कहीं नहीं हो पाया, बस आना-जाना, आना-जाना लगा रहा। हमारी ओर से भी संगीत अकादमी उत्तर प्रदेश से जो आपको सम्मान मिला, उसके लिए बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद, धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में, चूँकि बार-बार संगीत की बात होती है और अवार्ड्स की बात होती है, तो विश्व में एक सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, वो है ऑस्कर। हाँ, ऑस्कार फ़िल्म लाइन का सबसे बड़ा। भई म्यूज़िक की दुनिया में ए आर रहमान साहब हाँ, ने उस अचीवमेंट को मतलब फ़ील किया है। फिर लेकिन भजन की दुनिया अभी बहुत दूर है उस वो दो अवार्ड से। एकदम सही कहा। और एक अवार्ड और है, इंडियन फ़िल्म फेयर अवार्ड। इसमें भी अभी तक उसको कोई अच्छा स्थान अच्छा स्तर नहीं मिला है। संगीत निर्देशकों को मिला है, लेकिन बहुत संख्या में नहीं मिला, जितना संख्या में ऐसे में। और ख़ासकर भजन की बात, गाने भजन में तो नहीं मिला। भजन में नहीं मिला है। तो ये ऐसे 2 बड़े प्लेटफ़ॉर्म, भारत का आईफा अवार्ड और विश्व का ऑस्कर अवार्ड। अभी इस मतलब ये कह लें कि ऐसा कोई भजन, या कह लें कि भजन अभी उस अवार्ड की वेट कर रहा है, या वो अवार्ड भजन की अभी वेट अभी कर रहा है। है, सही कह रहे हैं आप। क्योंकि बहुत दूर है वो, अभी दूर उससे। और
हमारी ऐसी बेस्ट विशेज़ हैं कि शायद इस संगम नगरी प्रयागराज क्षेत्र से हमारी बेस्ट विशेज़ रहेंगी कि उस तरफ आप प्रयास करें और साबित करें, बताएँ कि ये क्षेत्र भी उस मतलब उस वहाँ तक पहुँचने की मादा रखता है और भजन को भी एक दिन लोग देखेंगे और भजन को भी कहेंगे कि इस भजन को भी ऑस्कर मिलना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, इसीलिए कहा गया है ना, तूफ़ानों से लड़कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश निरंतर जारी रहेगी और आपके इस शब्दों ने तो और ऊर्जा भर दिया है, तो आगे कोशिश मैं भी करूँगा इसके लिए। हमारी बेस्ट विशेज़ है आईफा और ऑस्कर के लिए। धन्य